राहुल गांधी ईवीएम पे भी बोलते थे, हैं? अब कहाँ गए? क्या राहुल गांधी इस्तीफा देंगे पार्लियामेंट से अगर अगले चुनाव जो है बैलेट से नहीं हुए? वाले मुझे नफरत होती है उन लोगों से। और पार्लियामेंट के अंदर कई सारी मूर्तियां लगी हुई हैं। सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति ऐसी है जिसके अंदर 14 अप्रैल को और 6 दिसंबर को पूरे भारत से लोग आते थे और वो ये फील करते थे कि पार्लियामेंट हमारा है। क्या हुआ 2024 के चुनाव के आसपास कि इन्हें लगा कि इस मूर्ति को हटाया जाए और कांग्रेस के मुंह में दही जमी हुई है। आपके लिए मूर्ति होगी, मेरे लिए मूर्ति नहीं, मेरे लिए अस्मिता है। और आप ये कहते हैं कि राहुल गांधी संविधान बचाएंगे। अरे बाबा साहब को तो बचा के दिखा दो। संविधान बचाने की नौटंकी, ये नौटंकी हमने देखी है। नौटंकी आपकी 70 साल से देखते आ रहे हैं। भारत के अंदर सबसे ज्यादा संविधान के साथ अगर किसने खिलवाड़ किया तो कांग्रेस ने किया। अगर बसपा नहीं होती तो पूरी की पूरी जो इंडिया है वो लगभग 100 सीटों पर सिमट जाती। हम मजबूत आज भी हैं कि हम उनके गलों में किस प्रकार अटके हुए हैं कि ना तो वो हमारा तिरस्कार कर पा रहे हैं ना ही अपना पा रहे। अब ये कहते हैं कि वोट कटवा, वोट कटवा, वोट कटवा। अरे लद्दाख से लेके तमिलनाडु तक जो वोट अगर किसी ने काटी है तो कांग्रेस ने काटी है। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी उभरेगी और इस भारत के अंदर अगर इन मनुवादी ताकतों को अगर कोई जवाब देगी तो बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी देगी। हमने खाल उतारनी छोड़ी है, हथियार चलाने नहीं छोड़े। हम वो तो संविधान में विश्वास रखते हैं, बाबा साहब में विश्वास रखते हैं, परंतु बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को कमजोर ना समझे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिसका बहुत इंतजार था, लोकसभा चुनाव का खत्म हुआ, उसके आंकड़े आए और उसके बाद तमाम अलग अलग पार्टियां चर्चे में आई। किसी ने सरकार बनाया, किसी ने किसी को समर्थन दिया, किसी ने कुछ किया, किसी ने सीटें ज्यादा कमाई तो किसी ने अपनी सीटें गंवा दी। इसी के साथ बीएसपी भी चर्चे में आई। और बीएसपी क्यों? क्योंकि बीएसपी के लिए एक नैरेटिव बना लिया गया कि बीएसपी जिन सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं उसने कहीं ना कहीं भाजपा को समर्थन देने का काम किया है और इंडिया गठबंधन की वोट काटने का काम किया है। तो इस पर ये जितनी भी तमाम चीजें चल रही है बीएसपी को लेकर, बीएसपी नेता से ही जान लेंगे ये क्या कह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सत्य प्रकाश गौतम। क्या कहेंगे सर? बीएसपी जो है पूरी तरीके से भाजपा के लिए काम कर रही है। अगर बीएसपी ने अपने कैंडिडेट मजबूत खड़े किए होते तो आज या तो बीएसपी के पास वो सीटें होती, जितने भी कैंडिडेट खड़े किए गए वो सभी भाजपा को जिताने वाले और इंडिया गठबंधन को वोट काटने के लिए, इंडिया गठबंधन को ब्लॉक करने के लिए वो कैंडिडेट खड़े किए गए। इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो सवाल आपने मुझसे पूछा है, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूं कि ये सवाल आपका है या मनुवादी ताकतों का है? ये पूरी दिल्ली में ये बातें चल रही है कि जितनी वो जो उत्तर प्रदेश की सीटें भाजपा के खाते में गई हैं वो सभी बीएसपी की सीटें हैं और बीएसपी के कमजोर के होने के कारण भाजपा जीत रही है। देखिए, आप दो बातें सुनिए। जब आप कहते हैं पूरी दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में ये बात चल रही है। पूरी दुनिया के अंदर मैं आपको बताऊं, अगर पिछले तबके की कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। अब सवाल आपने कहा, मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूं कि आप ये कहना चाहते हैं कि बीएसपी भारत की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो वोट कटवा पार्टी है, जिसने भाजपा को डाकली जिता दिया और इंडिया को हरा दिया। क्योंकि आप ये नैरेटिव तय करना चाहते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट है उसके पास या तो नागनाथ है या सापनाथ है, या तो हम कांग्रेस के साथ जाएंगे या हम भाजपा के साथ जाएंगे, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अब आप ये कहते हैं कि भाजपा को जिता दिया। अगर बसपा नहीं होती तो पूरी की पूरी जो इंडिया है वो लगभग 100 सीटों पर सिमट जाती। पता है आपको ये बात? आपको मैं बताऊं, आप उत्तर प्रदेश, ये जो दिल्ली का चुनाव नहीं, ये पूरे भारत का चुनाव था जिसके अंदर लगभग 550 सीटों पर चुनाव हुआ। अब आप ये देखिए कि गुजरात के अंदर कांग्रेस की एक सीट आई, उत्तराखंड के अंदर एक सीट आई, छत्तीसगढ़ के अंदर एक सीट आई। आप वहां पर इसे वोट कटवा पार्टी नहीं बोलोगे। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 0 आई, अरुणाचल प्रदेश में 0 आई, आंध्र प्रदेश में 0 आई, मध्य प्रदेश में 0 आई, त्रिपुरा में 0 आई, मिजोरम में 0 आई। यहाँ पर ये जो 0 आई है, इसने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, अगर वहां कांग्रेस नहीं खड़ी होती तो क्या भाजपा जीत सकती थी? और आप लोगों के तथ्य ना आप भूल जाते हो। मैं आपको एक बात बताऊं, शायद आप ये बात भूल गए कि इंदौर में क्या हुआ था। जानते हैं इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ था? मध्य प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस और बीजेपी की जो नूरा कुश्ती है वो खुलकर सामने आ गई। और वो कुश्ती क्या थी कि वहां कांग्रेस का कैंडिडेट अपना पर्चा वापस लेता है और जो भाजपा है वो पूर्ण सबसे ज्यादा वोटों से वहां पर इंदौर में जीतती है, लगभग 9 लाख वोटों से। क्या वहां पर कांग्रेस ने बसपा को सपोर्ट किया था?
हम्म। वहां की जो कांग्रेस की वोट है वो किसको गई थी? तो फिर आपके लिए ये तमाम चीजें क्यों लिखी जाती है? नवभारत टाइम्स लिखता है, TV9 भारतवर्ष की पहले बता दूं, 0 सीटों पर रहकर भी यूपी की इन 16 सीटों पर बसपा बन गई भाजपा की मददगार, हार गया इंडिया गठबंधन। NVT नवभारत टाइम्स लिखता है, टूट गया माया जाल, यूपी में 0 पर आ गई बीएसपी का बंटाधार, ना अपनी सीटें बचा सकी ना साख। ये बातें क्यों लिखी जा रही नहीं, है? मेरी बात सुनिए ना, अगर आप बिकाऊ भांड, जानते हैं भांड वर्ड, जो पैसों से खरीदा जा सकता है, बिकाऊ भांड और मनुवादी मीडिया का अगर खबर पढ़ के आप मुझे बता रहे हैं, तो मैं आपको एक खबर मैं आपको सुनाता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बसपा ना होती तो इंडिया जो है 31 सीटें हाथा। कितनी? 31 सीटें। और जो इंडिया की 31 सीटें जो जीती है वो बसपा के कारण जीती है। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि जो न्यूज चैनल्स के, मुझे नहीं पता, मैं अगर मेरा सरोकार है तो मैं बहुजन चैनल की बात करूंगा, मैं नेशनल दस्तक की बात करूंगा, मैं आपकी बात करूंगा, मुझे नहीं पता आप जिन चैनलों की बात कर रहे हैं। आप ये बताएं ना, कम से कम ये ताकत देखिए बहुजन समाज पार्टी की, कि पूरी एनडीए तो कह रही है कि बसपा की वजह से 31 सीट जीते, और पूरा इंडिया कह रहा है कि बसपा की वजह से 16 सीट जीते। किसकी बात को सही मानोगे? क्या पक्ष भी अपना, विपक्ष भी अपना, पाला भी अपना, गेम भी अपना? अब मुझे एक बात बताएं, चलो ठीक है, उत्तर प्रदेश में बसपा ने वोट काट दिए और बसपा ने जिता दी, तो मैं क्या कह रहा हूं, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके अंदर जो है वो भाजपा को किसने जिताया? किसने जिताया? कांग्रेस ने जिताया, इंडिया ने जिताया। और आप ये सोचते हो कि हम स्वाभिमान से समझौता कर ले? इंडिया गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार ने खुल के ये बात कही है कि जब हम बहन कुमारी मायावती जी के पास जा रहे थे तो मुलायम सिंह, जो शिवपाल यादव ने मना कर दिया, लालू यादव ने मना कर दिया, दिग्विजय सिंह ने मना कर दिया, तो हम कैसे जाए अपनी गरिमा को रखे? दूसरी बात, कम से कम आप ये देखिए कि हमारी चाहे जीरो ही, हम तो जीरो तो पहले भी थे, 2019 में भी हमारे पास जीरो थी, आज भी हम जीरो है। लेकिन आप ये एक समय पर आपकी सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, उसी उत्तर प्रदेश से जनता ने आपको नकार दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से जनता ने नकार दिया, तो मैं आपके तथ्य ठीक कर दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज के अनुसूचित जाति के लोगों ने एक मुश्त आंख बंद करके बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया है। दूसरी बात, अगर आप राजनीतिक पैमाना ये मानते हैं कि जीत और हार का राजनीतिक पैमाना मानते हैं, तो मैं बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं हुए थे। ठीक है, अब आप कहो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हार गए थे और बहन कुमारी मायावती हार गई हैं, तो आप राजनीति नहीं कर सकते। यकीन मानिए, दुनिया के अंदर कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसके अंदर उतार चढ़ाव ना आता हो। अब सवाल फिर वही कि आप बहुत मजबूत थे, हम मजबूत आज भी हैं। मजबूत हम देखिए कि हम उनके गलों में किस प्रकार अटके हुए हैं कि ना तो वो हमारा तिरस्कार कर पा रहे हैं, ना ही अपना पा रहे हैं। इंडिया जो है हमें, जो इंडिया पूरी हमें बी टीम बताती है और बी टीम वाले हमें ए टीम बताते हैं, वो सब जो ठीक रहा है। मुझे एक बात बताओ, पूरे भारत के अंदर 30 जो राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, क्या उसमें चुनाव नहीं हुआ? चुनाव तो उसमें भी हुआ, परंतु उसके अंदर अनुसूचित जाति का कोई मजबूत व्यक्ति नहीं था, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में बहन जी थी। अब आप ये कहें, देखिए 2024 का चुनाव हुआ, सांपनाथ और नागनाथ मिले, जानते हो? 2024 का चुनाव होता, सांपनाथ और नागनाथ मिलते हैं, एक स्क्रिप्ट लिखते हैं कि भाई ऐसा है, हम जो है 235-40 सीट लाएंगे, आप इतनी सीट लाना, क्योंकि हमें डर है कि भारत के अंदर कोई थर्ड फ्रंट जो है खड़ा ना हो जाए। 2024 के बाद में सिर्फ 2 ही चीजें हुई हैं। पहली चीज, जो पूरे भारत के जो भी मानसिकता, मनुवादी मानसिकता वाले लोग हैं, वो बसपा को बुराई कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ईवीएम का मुद्दा खत्म हो गया। किसका मुद्दा खत्म हो गया? ईवीएम का मुद्दा खत्म हो गया। तीसरी चीज, जो रिजर्वेशन के विरोधी थे, जिन्होंने रिजर्वेशन का बिल फाड़ा था, उन्हें सत्ता में लिया है। चौथी चीज, बहुजन समाज पार्टी को खत्म कर दिया गया। पांचवी चीज, इन्होंने ये सोचा कि कहीं से कहीं तक भी कोई थर्ड फ्रंट भारत में ना बन पाए। अब थर्ड फ्रंट क्या? एक तो महिला, ऊपर से शेड्यूल कास्ट, कैसे हजम करेंगे उसको? अब ये कहते हैं कि वोट कटवा, वोट कटवा, वोट कटवा। अरे लद्दाख से लेके तमिलनाडु तक जो वोट अगर किसी ने काटी है तो कांग्रेस ने काटी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि पूरा इंडिया गठबंधन अगर बहन जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना देता, तो इस बार जो सरकार बनती वो बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बनती भारत के अंदर। कांग्रेस तो आज बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रही है, राहुल गांधी हर किसी को संविधान लेकर चलने की कहते हैं, खुद भी लेकर चल रहे हैं, कांसीराम की बात कर रहे हैं, भागीदारी की बात कर रहे हैं। मैडम,
मेरी एक बात सुनिए, मैं एक अधिवक्ता हूँ, इतिहास का जानकार हूँ। जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं उस पार्टी ने, मैं कुछ तथ्य बताता हूँ आपको। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को जो भारत रत्न दिया वो 1990 में दिया। उस पार्टी ने जो भारत के जो नोट है उसमें से अशोक चिन्ह, ये आप फोकस करके इसको देखिए, ये रहा। और अगर आपको बड़ा देखना है, ये देखिए, ये जानते हैं ये बहुजन स्मृति का प्रतीक है जो कांग्रेस ने खत्म किया। आप कहते हैं राहुल गांधी जो है सबसे बड़ा वो आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा की। जिस भारत जोड़ो यात्रा के अंदर एक भी बाबा साहब की मूर्ति पर फूल नहीं चढ़ाए, पुष्पांजलि नहीं की, एक बुद्ध विहार में नहीं गए। उसके बाद जिन्हें आप रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी कहते हैं, जिस कांग्रेस को आप हितैषी बता रहे हैं, उस कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कभी राजनीतिक रूप से नहीं जीतने दिया। उस कांग्रेस ने कभी बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। उस कांग्रेस ने रिजर्वेशन सिस्टम हमारा खत्म किया। उस कांग्रेस ने नोटों से अशोक स्तंभ हटाया। उस कांग्रेस ने अभी वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने दिखा के कहा कि हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, वोट मांगते हुए संविधान सर पे था, परंतु जब आप संसदीय दल का नेता अपनी मम्मी को बनाते हो उस वक्त ना तो बाबा साहब की फोटो नजर आती है, ना ही संविधान की फोटो नजर आती है। और संविधान के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ किसने किया? भारत के अंदर सबसे ज्यादा संविधान के साथ अगर किसने खिलवाड़ किया तो कांग्रेस ने किया। ये वही कांग्रेस है जिसने के.आर. नारायणन साहब जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते थे उनकी शक्तियां पूरी नहीं करने दी। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान किया। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबरी मस्जिद किया। ये वही कांग्रेस है जिसने संविधान के सबसे ज्यादा अनुच्छेदों का उल्लंघन किया। ये वही, और आज आप ये कहते हैं कि वो संविधान को लेकर चल रहे हैं। अरे भाई, अगर आप संविधान को लेकर चल रहे हो तो आप मुझे बताओ कि जब आप संसदीय दल का नेता चुन रहे थे, आप संसद में विपक्ष में बैठना चाह रहे थे, और जब आप विक्ट्री का चुनाव चिन्ह जो बनाते हो अपने AICC के ऑफिस में, वहां बाबा साहब की फोटो गायब होती है। उसके अलावा आप विपक्ष का नेता, आपको कोई शेड्यूल कास्ट नहीं मिला। मीठा मीठा गप गप फीका फीका थू थू। आपको लगता है कि हम ये बात नहीं जानते। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस अगर पूरे भारत में चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, मैं बता दूं इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा पैसा जो मिला वो कांग्रेस और भाजपा को मिला। बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड पे 1 रुपया नहीं मिला। अब सवाल आता है कि नहीं नहीं सरकार तो कांग्रेस, अरे मैं चैलेंज कर रहा हूं जो भी हरिजन और दरिजन है, जो हरिजन है और दरिजनों को सबको चैलेंज कर रहा हूं कि कांग्रेस एक बार बहन जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार तो बनाती। अब कांग्रेस जो नाची है वो दिग्विजय सिंह के इशारों पर नाच रही है। दिग्विजय सिंह जो कि RSS के हैं, दिग्विजय सिंह के कहने पे इंडिया के अंदर बहन जी को आमंत्रण नहीं दिया गया। नीतीश कुमार इस बात को एडमिट करते हैं, लालू यादव इस बात को एडमिट करते हैं, अखिलेश यादव इस बात को एडमिट करते हैं, सब एडमिट करते हैं। तो भाई तुम्हें ऐसी क्या मजबूरी थी कि भारत के अंदर की एक अनुसूचित जाति की महिला जिससे तुम्हें नफरत है, जिससे तुम्हें ईर्ष्या है, और जो इंडिया गठबंधन जो 31 सीटें जो उत्तर प्रदेश में जीता वो बहन जी की वजह से जीता। अगर उस जगह बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि ना होते और वहां पर चुनाव ना लड़ते तो इंडिया की एक भी सीट नहीं आती उत्तर प्रदेश से। दूसरी, हाँ, तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। मायावती और BSP के कारण जो है आज जितनी सीटें इंडिया गठबंधन को मिली है वो BSP के कारण मिली। नहीं, देखिए मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जिस प्रकार बहुजन समाज के अनुसूचित जाति के लोगों को कांग्रेस और भाजपा, इंडिया और NDA ने मिलकर ह्यूमिलेट किया है, जो आज आदमी, हमें पता है ना कि हमने कितनी मेहनत की है, हमें पता है कि हमारा संगठन क्या है, हमारा समाज क्या है। आप ठीक है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। क्या भारत के अंदर बहुजन समाज पार्टी के अलावा ऐसी कोई चीज? मैं आपको एक तथ्य बताता हूँ, आप फैक्ट सुनिए अगर फैक्ट सुनना चाहते हैं। बिजनौर के अंदर बीजेपी को वोट मिलते हैं 9,71,065 वोट मिलती है, और SPRLD को मिलती है 9,57,020 वोट मिलती है। AIMIM को मिलती है 2,290, और हार का अंतर कितना है? 2,290। उसके अलावा सुल्तानपुर में बीजेपी को मिलती है 9,02,245, SP को मिलती है 9,08,57, और वहीं AIMIM को मिलती है 5,240। उसके अलावा शाहजहानपुर में बीजेपी को मिलती है 7,06,035, SP को मिलती है 7,03,000, और AIMIM को मिलती है 7,070। फिरोजाबाद में बीजेपी को मिलती है 8,04,225, SP को मिलती है 7,09,57, और AIMIM को मिलती है 1,62,090। इसके अंदर आप क्यों नहीं कहते कि AIMIM ने जो है वो भाजपा की मदद की है?
बोलेंगे, पर आप नहीं बोलेंगे। इंदौर का चाहे कांड हो, चाहे खुजराहो का हो, खुजराहो के अंदर बहुजन समाज पार्टी का नकली नेता बनाया गया, इंदौर के अंदर जो है बहुजन समाज पार्टी वहां एकमात्र लड़ रही थी। आपने पूर्ण बहुमत से, आपको पता है, सापनाथ और नागनाथ को पता है कि इन अनुसूचित जाति के लोगों को हम नहीं सर पे नहीं बैठा सकते। ये जो लड़ाई है, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और भाजपा की है, तो मैं बता दूं, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन बढ़ते जाएंगे। और इस राजनीति में हो गए जीरो, मान लिया, एडमिट कर लिया, परंतु हमने ना तो गुलामी की, ना ही समझौता किया और ना ही समझौता करेंगे। अपनी शर्तों पे कायम है। नहीं, अपनी शर्तों पे कायम थे, कायम है। झुकते वो हैं जिनमें जान होती है। हम झुकेंगे नहीं, हम में जान है, हम लड़ेंगे। हम वो जुल्म सहाता नहीं सहेंगे, जुल्म सहाता नहीं सहेंगे। सर भी बहुत है, धड़ भी बहुत है, लड़ते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, कटते चलेंगे, पर बढ़ते चलेंगे। तो अगर मेरी शर्तें हैं, अगर बहन जी आज किसी के सामने ये कह दे कि मुझे राज्य प्रभार दे दो, एक बार बताऊं, 2024 में अगर 35 सीट बहुजन समाज पार्टी की आ जाती, 37 सीट अगर आ जाती, तो ये इतिहास बदल देते हम। परंतु यहाँ तो 37 सीट वालों को समझ नहीं आ रहा कि हुई कैसे। हाँ, सेटिंग तो हुई थी, बात तो हुई थी, ईवीएम की बात भी हुई थी, उसमें सब चीजें हुई थी। अब एक बात बताएं कि 37 सीट वालों के पिताजी ये कहते हैं, खुल के ये कहते हैं कि मैं माननीय मोदी जी को तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूं। उसे कोई बी टीम नहीं बोलता। रही बात, आप जितने आरोप लगाने लगा लो, लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी उभरेगी और इस भारत के अंदर अगर इन मनुवादी ताकतों को अगर कोई जवाब देगी, तो बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी देगी। आप ये देखिए कि बहुजन समाज पार्टी के युवाओं को, उनके नेताओं को व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया जा रहा है। मैं बता दूं, हमने खाल उतारनी छोड़ी है, हथियार चलाने नहीं छोड़े। हम वो तो संविधान में विश्वास रखते हैं, बाबा साहब में विश्वास रखते हैं, तो लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हम बदलाव चाहते हैं। परंतु बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को कमजोर ना समझे कि हम जवाब देने लायक नहीं है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि एनडीए का, इंडिया का कोई भी धुरंधर आ जाए, अगर वो तथ्यों के आधार पर बात कर सकता है, तो हम जैसा ये कहे वो मान लेंगे। अभी हाल में एनडीए की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बने हैं, मंत्रिमंडल का विस्तारण हुआ, बंटवारे हुए। इसमें जो है अब दावे ये किए जा रहे हैं कि मोदी के मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में सर्वजन को देखा गया है, सर्वजन की जो है वहां पर भागीदारी दी गई है, और 47 मंत्री हैं जो ओबीसी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के हैं। तो मोदी सरकार जो है वो सभी को साथ लेकर चलने का काम कर रही है। क्या कहेंगे आप, आपका इस पर क्या कहना है? 47 जिन आप लोगों की बात कर रहे हैं, जिन पूना पैक्ट के रिजल्ट की आप बात कर रहे हैं, उनमें से अगर एक भी व्यक्ति ने संसद से अनुसूचित जाति संविधान के नाम पर इस्तीफा दे दिया, मैं उस व्यक्ति की गुलामी करूंगा पूरे जीवन भर। ठीक है? संसद में जाने का मतलब ये नहीं है कि आप जीत गए और वहां चले गए। ये तो पूना पैक्ट का रिजल्ट है जो आ रहा है। आप ये मानिए ना कि पूरे भारत में पार्लियामेंट से या तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संसद में से इस्तीफा दिया था, या दिया बहन कुमारी मायावती जी ने सहारनपुर के मुद्दे पर। अब आ जाओ कि 47 जीत गए, सबका रिप्रेजेंटेशन है। गुलामी को रिप्रेजेंटेशन नहीं बोलते, गुलामी को रिप्रेजेंटेशन नहीं बोलते। अब आप कहते हैं कि नहीं, देखिए वो तो कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति के। अरे अनुसूचित जाति के हैं तो प्रमोशन रिजर्वेशन का जब बिल फाड़ा जा रहा था पार्लियामेंट के अंदर, उस वक्त किस व्यक्ति ने संविधान बचाने के लिए अपना इस्तीफा दिया, मुझे बताएं। आज आप उन्हीं की गोद में बैठे हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि 47 लोग अगर पूरे अनुसूचित जाति के जो 130 के आसपास अब संसद चुन के आए हैं, अगर वो ठान ले, तो चाहे मोदी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, वो संविधान पे हमला नहीं कर सकते। परंतु अब आप कहें कि नहीं सबको मौका दिया गया, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या मौका गुलामों को गुलामी का जो त्योहार बनाने का रिजल्ट दिया गया है, या वो अपनी आवाज भी वहां उठाएंगे? क्या उठा सकते हैं? दूसरी बात, सबका दिया हो, हमारा नहीं है। सबको उन्होंने दिया हो, हमारा नहीं है। अगर आप जो लोग हैं, आप ये सोचते हैं कि अनुसूचित जाति के एक विशेष वर्ग को आप अनदेखा करके इसको रिप्रेजेंटेशन मानेंगे, तो सही रिप्रेजेंटेशन नहीं। अभी मोदी जी की बात कर ले, संविधान खतरे का खूब माहौल बनाया गया था। मोदी जी तो खुद सर आंखों पर रख रहे हैं संविधान को, माथे से लगा रहे हैं, चूम रहे हैं संविधान को। देखिए मोदी जी जो भी चीजें कर रहे हैं संविधान को, कि माथे से लगाना, चूमना, जो इंडिया संविधान को सर पे लेके चल रही है, उस इंडिया से और उस मोदी से, देखिए मोदी साहब जो है वो इंडिया गठबंधन का जो एजेंडा है उसे आगे बढ़ा रहे हैं।
जो मनुवाद का जो एजेंडा है उसे आगे बढ़ा रहे हैं। आप ये मानिए कि अगर मोदी साहब संविधान को सर पे रख रहे हैं तो संविधान को सर पे तो राहुल गांधी भी रख रहे हैं। मेरी नजरों में राहुल गांधी और मोदी में कोई अंतर नहीं है। मेरी नजरों में इसलिए अंतर नहीं है कि क्या कारण है कि जो राहुल गांधी या कांग्रेस है, आप ये कहते हो कि जो भाजपा सरकार आएगी वो संविधान खत्म कर देगी, मोदी सरकार संविधान खत्म कर देगी। मुझे तो ऐसा लगता है सबसे ज्यादा संविधान को जो खत्म किया है वो इंडिया ने किया है। मुझे सबसे ज्यादा ऐसा लगता है कि संविधान पे जो सबसे ज्यादा हमला किया वो कांग्रेस ने किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जब बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री पद पे प्रधानमंत्री बनने की जब कवायद थी तो बाबू जगजीवन राम को खत्म किया कांग्रेस ने किया। मुझे तो ऐसा लगता है दिल्ली के अंदर जब चौधरी प्रेम सिंह जो दिल्ली के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता थे उसे जो खत्म किया वो कांग्रेस ने किया है। तो आप जब मुझसे सवाल पूछते हैं कि मोदी नोटंकी कर रहे हैं तो मैं इस समर्थन में नहीं हूं। नोटंकी बात जो पैदा हुए वो सारे के सारे कांग्रेस ने पैदा किए। जो संविधान को सबसे ज्यादा जो टॉर्चर किया वो कांग्रेस ने किया। और आज भी 2024 के चुनाव में जो इंडिया गठबंधन संविधान बचाओ का नारा दिया है, तो मैं एक बात बताता हूं, चुनाव से पहले तो आप इंडिया गठबंधन पे और राहुल गांधी ईवीएम पे भी बोलते थे, हैं? अब कहां गए? क्या राहुल गांधी इस्तीफा देंगे पार्लियामेंट से अगर अगले चुनाव जो है बैलेट से नहीं हुए तो? देंगे? क्या राहुल गांधी संविधान बचाने के लिए पार्लियामेंट से इस्तीफा देंगे? या कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो है अगर संविधान के खिलाफ कुछ भी होता है तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपके चैनल पे बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगा उसी दिन जिस दिन राहुल गांधी पहली संसद के सत्र के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो स्टैचू पार्लियामेंट में लगी हुई थी उसको हटाने के कारण अगर राहुल गांधी इस्तीफा दे देते मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगा। तो ये बड़ा दावा किया है सत्य प्रकाश गौतम ने उस दिन कांग्रेस, लेकिन वो बताइए ये जा रहा है कि वो निर्माण कार्य चल रहा है, मूर्तियों को क्षति ना पहुंच जाए इसलिए हटा दिया गया है। ये सवाल जब आप मुझसे करते हो ना लोग, ये मीडिया वाले, मुझे नफरत होती है उन लोगों से। वहां चाहे 1000 मूर्तियां हो, निर्माण कार्य की मूर्तियां हो, निर्माण कार्य का मतलब ये है कि पार्लियामेंट के अंदर कई सारी मूर्तियां लगी हुई हैं। सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति ऐसी है जिसके अंदर 14 अप्रैल को और 6 दिसंबर को पूरे भारत से लोग आते थे और वो ये फील करते थे कि पार्लियामेंट हमारा है। क्या हुआ 2024 के चुनाव के आसपास कि इन्हें लगा कि इस मूर्ति को हटाया जाए और कांग्रेस के मुंह में दही जमी हुई है। आप कहते हैं कि कई सारी मूर्तियां लगी हैं और कंस्ट्रक्शन के कारण। एक बार बताऊं, अगर बहन कुमारी मायावती जीतती और बसपा जीतती और बसपा का नुमाइंदे होते तो संसद के पहले दिन के अंदर ही संसद में हंगामा होता। और अब आप ये देख लेना कि आपके लिए मूर्ति होगी, मेरे लिए मूर्ति नहीं, मेरे लिए अस्मिता है। आप ये देखिए कि पूरे दुनिया के अंदर ऐसा एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा जहां एक मूर्ति लगाने के लिए सैकड़ों हजारों लोग जो है उन्होंने अपना जेल भरो आंदोलन किया हो। अनुसूचित जाति के कई लोग जेल गए, कई हजार लोगों ने जो है उसमें कुर्बानी दी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की स्टैचू पार्लियामेंट में लगाने के लिए। और आप ये कहते हैं कि राहुल गांधी संविधान बचाएंगे। अरे बाबा साहब को तो बचा के दिखा दो। और आप देखिए, साहब काशीराम की बात करते हैं, साहब काशीराम को अभी तक भारत रत्न नहीं दिया, किसी को भी दे देते हैं, परंतु साहब काशीराम को नहीं देंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति लगाई गई। मुझे बता दो किस कांग्रेसी हरिजन ने इसके खिलाफ बोला? किसी ने बोला? आप कहते हैं कि नहीं, मूर्ति हटा के दूसरी जगह लगा दी गई। अरे भाई हमें नहीं पता, हमारी मूर्ति जो है असली पार्लियामेंट में थी, पुरानी पार्लियामेंट नहीं असली पार्लियामेंट में थी और वो हमारी अस्मिता थी। और कांग्रेस और भाजपा, इंडिया और एनडीए ने मिलके मिसल गोट करके, क्योंकि आप ये देखिए, शायद मुझे नहीं पता कि कितने लोग पार्लियामेंट के अंदर गए थे या कितने नहीं। वहां आज तक के दुनिया के इतिहास के अंदर पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की स्टैचू के अंदर लाखों लोगों का जो है हर साल जाना होता था। क्या हम किसी पार्लियामेंट में घुस पाएंगे? क्या हमारे लोग जो पॉजिटिव प्रेरणा लेते थे राजनीति के लिए, सामाजिक क्रांति के लिए कि पार्लियामेंट जाना है और वो की पॉलिटिक्स इज द मास्टर की विच कैन ओपन एनी डोर ऑफ द प्रोग्रेस, तो क्या वो नारा आज हम लगा पाएंगे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और मैं फिर आपसे कहता हूं कि संविधान बचाने की नोटंकी, ये नोटंकी हमने देखी है। नोटंकी आपकी 70 साल से देखते आ रहे हैं। संविधान बचाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों का आपने शोषण किया है। ना सुप्रीम कोर्ट में जज बनाते, ना ही आप जो है किसी भी प्रकार से अनुसूचित जाति को प्रमोट करते। तो
सुना आपने, तमाम सवाल थे, जितनी भी बीएसपी को लेकर अलग अलग जो मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही थी वो सब कुछ हमने इनसे जान लिया और इन सब सवालों पर इन्होंने अपना रुख भी रखा और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन को और खासकर राहुल गांधी को चैलेंज कर दिया है कि बाबा साहब अंबेडकर की जो मूर्ति हटाई गई है इस मुद्दे पर क्या वो पहले ही सत्र में अपना इस्तीफा देंगे, और अगर ऐसा कर देते हैं राहुल गांधी तो सत्यप्रकाश गौतम जो इंडिया गठबंधन के खिलाफ है, जो उनके नीतियों के खिलाफ है, उनके सोच के खिलाफ है, ये उस दिन कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। ये बड़ा चैलेंज दिया है उन्होंने। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।